हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है एमसीक्यू सीरीज़ पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग संगम एज से, ठीक है, जिसमें हम चेरा डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लेक्चर्स को आप लोग मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये सीरीज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह है, ठीक है। आप लोग उसे डिटेल में तो ऑलरेडी पढ़ चुके। ये सीरीज आपको टेस्ट करने के लिए प्लस आपको और क्वेश्चन से अवेयर करने के लिए, राइट। सो प्लीज डोंट मिस दिस सीरीज, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वर्ड संगम डिनोट्स। देखिए, आखिर हम संगम एज पढ़ रहे हैं, राइट। तो इस संगम एज में संगम का मतलब क्या है? तो संगम का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तमिल लैंग्वेजेस में जितने भी लिटरेचर्स थे उन सभी लिटरेचर्स को क्या किया गया था? असेंबल किया गया था। वो जो एज थी ना, जहाँ तमिल लिटरेचर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो तमिल लैंग्वेजेस में जितने भी लिटरेचर्स का जो असेंबलेज था उसी को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है, ठीक है। तो संगम वर्ड का मतलब क्या है? इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ लिटरेरी फिगर्स, ठीक है। साहित्यिक आंकड़ों का एक संयोजन संगम शब्द का अर्थ है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। दैट इज साहित्यिक आंकड़ों का एक संयोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉज द ऑथर ऑफ जीवक चिंतामणि? ठीक है, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो जीवक चिंतामणि तमिल लैंग्वेज में एक बुक थी। इसके लेखक जो थे वो थे तिरुत्कर देव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, तिरुत्कर देव जो है वो जीवक चिंतामणि जो कि एक इंपॉर्टेंट बुक है उसके कौन थे? ऑथर थे, ठीक है। तो इस बुक के आपको ऑथर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। इस बुक से संगम एज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि सीलापदिकर, ठीक है, इसके ऑथर कौन थे? एक बुक है सीलापदिकर्म, इस बुक के ऑथर कौन थे? सीलापदिकर्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इलांगो अदिगर जो है सीलापदिकरण बुक के, सीलापदिकर्म बुक के कौन थे? ऑथर थे। क्या नाम है? इलांगो अदिगल। Next question, that is question number 4. How many poets and poetess had contributed to the Sangam literature? ठीक है, संगम लिटरेचर जो था उसमें कितने पोएट्स एंड पोएटेस ने कंट्रीब्यूट करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 475। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकप्पियम इन संगम एज इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डैश लिटरेचर। ठीक है, संगम एज की एक इंपॉर्टेंट बुक है तोलकप्पियम, राइट। ये कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है? ठीक है, तो संगम युग में तोलकप्पियम, ठीक है, डैश साहित्य की सबसे बड़ी कृति है। तो ये तमिल से रिलेटेड है, ठीक है। ये तमिल साहित्य की एक सबसे बड़ी कृति है। बेसिकली तोलकप्पियम जो है इसे एक ग्रामर बुक कहा जाता है, ठीक है। और इसको लिखने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था तोलकप्पियर, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल लैंग्वेज से या तमिल लिटरेचर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा काम था ये, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो इट वाज रिटन बाय तोलकप्पियर, ठीक है। तोलकप्पियर जो है इसके ऑथर थे एंड ऑब्वियसली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। दूसरा, ये जो है एक ग्रामर पर बेस्ड एक बुक है, ठीक है। ये बुक उस समय के जो भी पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियो थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। एंड द तमिल लैंग्वेज वाज यूज्ड इन संगम एज, ये तो हम सभी अब तक जान चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच डायनेस्टी वॉज नॉट इन पावर ड्यूरिंग द संगम एज? ठीक है, संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया संगम एज 3 डायनेस्टीज के बारे में, चेरास, चोलियास एंड पांड्यास, ठीक है। तो ऑप्शन में चेरास, चोलास और पांड्यास के अलावा पल्लवास दिखा है। तो पल्लवास जो है वो संगम एज का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पल्लवास, राइट। सो ड्यूरिंग द संगम एज 3 डायनेस्टीज जो है वो रूल कर रही थी, चेरास, चोलास एंड पांड्यास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए उस समय संगम एज में जितनी भी डायनेस्टीज थी हर डायनेस्टीज का अपना एक रॉयल एम्बलम था, ठीक है, एक शाही प्रतीक था। तो उन डायनेस्टीज के जो रॉयल एम्बलम्स थे उससे हमें क्या करना है? यहाँ पे मैच करना है। तो एक साइड दे गई डायनेस्टी एंड दूसरी साइड दिया गया रॉयल एम्बलम्स। तो पहला जो है वो है चोलास, ठीक है। तो चोलास का जो एम्बलम था वो था टाइगर। क्लियर? पांड्यास का जो एम्बलम था वो था फिश या फिर कार्प। बचा चेरास, तो चेरास का जो एम्बलम था वो था बो।
क्लियर। तो चोलास का क्या एम्बलम था, तो चोलास का था टाइगर, पांड्यास का था मछली दैट इज कार्प, एंड चेरास का था बो। क्लियर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोलास का टाइगर, पांड्यास का कार्प एंड चेरास का बो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड कनागी वर्शिप, ठीक है, जिसे पत्नी कल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक आइडल वाइफ हुआ करती है तमिलनाडु में। क्लियर। तो इनकी वर्शिप करना किसने शुरू करा था, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कन्नागी पूजा या फिर पत्नी पंथ, यानी तमिलनाडु में जो एक आदर्श पत्नी मानी जाती है, इसकी शुरुआत किसने करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंगुत्तवन। ठीक है, सेंगुत्तवन जो थे वो एक चेरा डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने ही पत्नी कल्ट या फिर कनागी वर्शिप शुरू करा था, राइट। और कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये चेरा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, राइट। कराइकल जो है वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है, कराइकल बिलोंग टू विच डायनेस्टी, या वो किस वंश से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है चोलास। ठीक है, कराइकल्स कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, चोलास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच संगम रूलर स्टार्टेड शुगर केन कल्टिवेशन। ठीक है, शुगर केन कल्टिवेशन जो है कौन से संगम रूलर ने स्टार्ट करा था, तो इसका करेक्ट आंसर है आदिगेमन। ठीक है, आदिगेमन जो है ये एक चेरा डायनेस्टी के रूलर थे और इन्होंने ही संगम एज में शुगर केन जो है गन्ने की खेती को क्या करा था, स्टार्ट करा था। तो आदिगेमन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड ये भी याद रखना कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो चेरा डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे एक साइड जो है डायनेस्टीज दी गई है, दूसरे साइड जो है कैपिटल से रखी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आई गेस पांड्या डायनेस्टी जो है उसकी कैपिटल हर किसी को पता थी। ठीक है, तो उसकी कैपिटल क्या थी, मदुरई। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें दिख गई कि हाँ उसकी कैपिटल थी मदुरई। उसके अलावा चोलास की जो कैपिटल थी वो थी उरायूर, राइट। तो चोलास की क्या कैपिटल थी, उरायूर। एंड चेरास की क्या कैपिटल थी, वज्जी। क्लियर। तो यहाँ पे सेम लाइन में दे रखा है, देख चोलास की कैपिटल वाज उरायूर, चेरास की वज्जी एंड पांड्या की मदुरई, राइट। तो ये हो जाएगा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कैपिटल पता चल गई तीनों डायनेस्टीज की, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, वो कौन से चेरा रूलर थे या किस चेर शासक को लाल चेरा या अच्छा चेरा कहा जाता था। ठीक है, विच चेरा रूलर वॉज नोन एज रेड चेरा या गुड चेरा। तो संगुतवन जो है उन्हें को रेड चेरा कहा जाता था। चेरा डायनेस्टी के एक रूलर थे जिन्होंने क्या स्टार्ट करा था, पत्नी कल्ट या फिर कन्नगी कल्ट जो है उसे क्या करा था, स्टार्ट करा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेंगुत्तवन। क्लियर। शेंगुत्तवन जो है इन्होंने एक कन्नगी कोटकम करके या कन्नगी कोटम करके एक टेम्पल जो है, ठीक है, वो भी इरेक्ट करा था। वो कौन थे, शेंगुत्तवन ही थे और इन्हें रेड चेरा के नाम से जाना जाता था, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग विथ सोशल कास्ट या क्लास ड्यूरिंग संगम एज। देखिए संगम एज के टाइम पर भी सोशल कास्ट या सोशल क्लास डिवीजन था। ठीक है, उन डिविजन्स को या उन क्लास को अलग अलग नाम से जो है बुलाया जाता था। तो यहाँ पे हमें उन नाम के बारे में बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो पीजेंट क्लास जो था, पीजेंट क्लास को वेलर ही कहा जाता था। जो किसान वर्ग था उस किसान वर्ग को क्या कहा जाता था, वेलर कहा जाता था। ठीक है, तो अगर हम डी का देखें तो डी का हमें 4 जो है 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक ऑप्शन बी में दिख रहा है और एक ऑप्शन सी में दिख रहा है। उसके अलावा वैश्य क्लास जो थी, जो वैश्य वर्ग था उनको सिरका, सॉरी दिस इज नॉट सिरका, उन्हें वेनिगार कहा जाता था। ठीक है, तो वैश्य क्लास को क्या कहा जाता था, वेनिगार कहा जाता था। अब ये 2 ऑप्शंस तो हमारे कट हो गए। अब इसमें से हमें सी का थर्ड जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, राइट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि करेक्ट आंसर जो है वो सॉरी, तो उससे हमें ये पता चल गया कि करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं, ए का क्या है 1, तो अरासर जो है वो रूलिंग क्लास, जो शासक वर्ग होता था उन्हें कहा जाता था। बी का क्या है 2, तो अंदानर जो है वो ब्राह्मण क्लास को कहा जाता था। ठीक है, जो कि ब्राह्मण जाति है। तो यहाँ से 4 चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया। पहली चीज़, रूलिंग क्लास को संगम एज या शासक वर्ग को संगम एज में क्या कहा जाता था, तो अरासर या फिर अरसर कहा जाता था। ब्राह्मण कास्ट को क्या कहा जाता था, तो अंदनार जो है वो कहा जाता था। वैश्य क्लास को जो है वेनिगार कहा जाता था, ना कि सिरका, ये वेनिगार ही है। ठीक है, ये विनेगर को इन लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया, इट इज वेनिगार। ठीक है, एंड पीजेंट क्लास को वेलार कहा जाता था। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से हमें 4 क्लासेस के बारे में पता चल गया और उनके अलग अलग नाम क्या थे संगम एज में, वो पता चल गए। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक मणिमेकलाई। ठीक है, मणिमेकलाई एक पुस्तक है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट बुक। इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है, तो इसके ऑथर थे सीथालई साथनार। ठीक है, इनके नाम थोड़े से ना डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि तमिल के से रिलेटेड है ना, साउथ इंडिया से रिलेटेड है, तो थोड़े से डिफिकल्ट नाम यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, स्पेशली इनकी बुक्स, बिकॉज संगम एज है ही काय के बारे में। उस समय जो लिटरेचर को इन्होंने कलेक्शन करा था, असेंबल करा, तो उसी के तो बारे में पूरी संगम एज है, राइट। एंड उनके रूलर्स के बारे में, तो रूलर्स के फाउंडर, कैपिटल, उसके अलावा उनका लिटरेचर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एटलीस्ट इनकी बुक्स जो है वो आप लोग याद रखना। ठीक है, सो मणिमेकलाई, इस बुक के ऑथर कौन है, तो सीथालई साथनार। ठीक है, क्या है, सीथालई साथनार ने कौन सी बुक लिखी है, मणिमेकलाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द संगम असेंबलीज हेल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभा जो है आयोजित की गई थी। तो टोटल 3 संगम असेंबलीज हुई थी। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट एंड थर्ड जो संगम असेंबली थी वो मदुरई में हुई थी, राइट। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे उसमें से सिर्फ एक मदुरई में हुई थी संगम असेंबली, और मदुरई में कौन कौन सी हुई है, फर्स्ट असेंबली हुई है एंड थर्ड असेंबली हुई है, राइट। दूसरी चीज आप लोगों को याद रखना है कि टोटल कितनी संगम असेंबलीज हुई थी, तो 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई, राइट। सो ये जो पीरियड था रफली बिटवीन 3rd सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी AD, उसी पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग संगम पीरियड कहते हैं, राइट। ये जो संगम एज है, इट रिफर्स टू द पीरियड जहाँ मोस्ट ऑफ तमिल लिटरेचर जो है उसे कंपोज किया गया था, और कंपोज करने वाले लोग कौन थे, तो तमिल स्कॉलर्स एंड तमिल पोएट्स जो थे, उन्हीं लोगों ने बैठकर गैदरिंग्स कर ये जो संगम असेंबली थी, बेसिकली ये लिटरेरी गैदरिंग्स थी। ठीक है, जहाँ पर लिटरेचर को क्या किया जाता था, गैदर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। तो उन्हीं गैदरिंग्स में तमिल स्कॉलर्स एंड तमिल पोएट्स ने मिलकर क्या किया था, ये अलग अलग जो लिटरेचर्स है उसे क्या करे थे, लिखे थे और कंपाइल करे थे। अब मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने तमिल स्कॉलर्स एंड पोएट्स की बात करी, तो मैंने आपको पहले ही बता दी कितने पोएट्स एंड पोएट्स थे, तो 475। अगेन दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अलग अलग स्टेटमेंट, हमें इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसमें से करेक्ट कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखे तो प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम हुए थे, ठीक है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से मचंगम कहा जाता है। ठीक है, देयर वर 3 संगम्स हेल्ड इन एंशिएंट साउथ इंडिया पॉपुलरली नोन एज मचंगम। तो पहली चीज साउथ इंडिया में हुए थे संगम्स, यहाँ से चीज क्लियर हो गई कि हाँ ये तो था, प्लस उनको पॉपुलरली मचंगम के नाम से भी पुकारा जाता था या कहा जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2, कहा जाता था या माना जाता है कि जो पहला संगम है वो मदुरई में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसमें देवताओं और पौराणिक संतों ने भाग लिया था। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ कि पहला संगम कहाँ पर हुआ था, तो मदुरई में हुआ था। ठीक है, ये वाली चीज़ तो सही हो गई। और ये भी कहा जाता है कि ये जो पहला संगम है उसमें जितने भी भगवान थे और जितने भी सेजेस थे उन्होंने इस पहले संगम को अटेंड करा था, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है जी, ऐसा माना जाता है और ये चीज़ सही है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट जो है, द सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कापादापुरम। ठीक है, जिसे कपाटापुरम भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, एंड इससे ओनली तोलकप्पियम जो है एक ऐसा टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर संगम का दैट इज सर्वाइविंग। ठीक है, तो ये चीज़ सही है, जो सेकेंड संगम है वो कपाटापुरम में हुआ था। ठीक है, एंड तोलकप्पियम जो है इज द ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ दिस संगम। क्लियर, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट तिरुवरूर। नो, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट और थर्ड संगम है दोनों कहाँ पर हुए थे, मदुरई में। क्लियर, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। थर्ड संगम मैंने बता दिया कहाँ पर हुई थी, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच संगम रूलर स्टार्टेड सी वर्शिप। ठीक है, एंड ब्रॉट पहरुली रिवर इन एग्जिस्टेंस
तो वो कौन से संगम शासक थे जिन्होंने समुद्र की पूजा करना शुरू करा था और पहरोली नाम की एक नदी है, ठीक है, उसको अस्तित्व में लेकर आए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पर्सन थे नेदियान, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, नेदियान तो नदी हो गया, ठीक है, किसी नदी को कोई एग्जिस्टेंस में लाया तो वो कौन था, नेदियान, नेदियान नदी, ठीक है। तो इससे आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहरोली रिवर भी याद रखना, और नेदियान वाज द संगम रूलर जिन्होंने सी वर्शिप करना शुरू करा था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेदियान। Next question, that is question number 17. Now, what was the term that was used for forced tax during संगम age? तो संगम एज में फोर्स्ड टैक्स जो है उसे इम्पोज किया जाता था। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब उस फोर्स्ड टैक्स को अलग से एक नाम से पुकारा जाता था। वो फोर्स्ड टैक्स का नाम क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो संगम युग के दौरान जबरन कर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेराइवे, right? Teraive was the word which was used for forced tax during Sangam age. Clear? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तेराइवे, राइट। द प्राइमरी डाइटी ऑफ संगम पीरियड वॉज, ठीक है। तो संगम पीरियड के प्राइमरी डाइटी कौन थे? देखिए यहाँ पे पूछा प्रमुख देवता, चीफ डाइटी कौन थे संगम एज के। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को पूजा जाता था, ये प्राइमरी थे, ठीक है, ये चीफ थे। इसके अलावा सेकेंडरी डाइटीज भी संगम एज में थे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे, मुरुगन, ठीक है। मुरुगन देव को जो है, देवता को ये लोग सबसे ज्यादा पूजा करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरुगन, ठीक है। इसके अलावा वो इंद्रदेव और वरुण को भी पूछते थे, बट ये दोनों कौन थे, ये दोनों सेकेंडरी डाइटीज थे। ये भी आप लोग याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज अंदाल वॉज अ वुमेन अलवर whose compositions were widely sung, ठीक है। अंडाल एक महिला अलवर थी, ठीक है। अलवर मतलब वो लोग जो कि विष्णु धर्म के फॉलोवर होते हैं, ठीक है, जो कि भागवत धर्म के फॉलोवर है, उनको अलवर कहा जाता है। तो अंडाल क्या थी, एक महिला अलवर थी, ठीक है, जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। तो ये जो भी गाने लिखती थी या जो भी इनके कंपोजिशंस थे, उनको संगम एज में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है क्या करते थे, गाते थे या उसको गाई जाती थी वो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। अंडाल नाम की एक वुमेन थी जो कि विष्णु धर्म की थी और उनके कंपोजिशंस को वाकई में वाइडली गाया जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, कराइकल अमेयर, ठीक है, ये शिव भगवान के डिवोटी थे, and he adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal. कराइकल अमेयर शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज बोथ 1 and 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बोथ। तो यहाँ से दो चीजें याद रखना, अंडाल क्या थी, इनके कंपोजिशन सबसे ज्यादा गाए जाते थे। दूसरे, कराइकल अमेयर शिव के भक्त थे और इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिज्म जो है उसे क्या करा था, इसका पाथ जो है अडॉप्ट करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो चोल डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे राजेंद्र चोल 3, ठीक है। ये क्या थे, लास्ट रूलर थे चोल डायनेस्टी के। एंड फाउंडर कौन थे चोला डायनेस्टी के, तो विजयालय चोला जो थे वो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। एंड इसके अलावा फाउंडर देखिए तो फाउंडर हो गया विजयालय चोला। उसके अलावा चोला डायनेस्टी जो थी वो जितनी भी साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट डायनेस्टी थी वो थी चोल डायनेस्टी, ठीक है। और दूसरा जो चोल डायनेस्टी थी, दे रूल्ड मैरीटाइम आइलैंड्स, जितने भी आइलैंड्स है जैसे कि मालदीव्स एंड श्रीलंका हो गया, यहाँ पर चोला डायनेस्टी का ही पावर इस्टेब्लिश था, ठीक है। एंड हु वाज अ फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, तो विजयालय जो थे वो फाउंडर थे, क्लियर। एंड लास्ट कौन थे, तो राजेंद्र चोला 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ट्रेडर गिल्ड कॉल्ड ड्यूरिंग संगम पीरियड, ठीक है। संगम काल में व्यापारी संघ जो है उनको क्या कहा जाता था, तो व्यापारी संघ को वाणिक धातु, ठीक है, वाणिक धतुरु जो है इस नाम से ट्रेडर गिल्ड को संगम पीरियड में जाना जाता था। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ऐसे टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाणिक धातु जो है ट्रेडर गिल्ड को कहा जाता था। नाउ व्हाट वाज नड्डुकाल और विराकल, ठीक है। नड्डू कला या वीर कला जो है वो क्या थी, ठीक है। नड्डू कला और वीर कला ये दोनों टर्म्स किसके लिए यूज किए जाते थे, ये कहा गया। सो बेसिकली ये क्या थे, ये कुछ ऐसे स्टोन्स थे, ठीक है। इन स्टोन्स के ऊपर जितने भी डेड वॉरियर्स थे उनकी मेमोरी को क्या करा जाता था,
मतलब इन स्टोन्स को इरेक्ट किया गया था बेसिकली, ताकि जितने भी लोग थे, जितने भी डेड वॉरियर्स थे, उनकी एज अ मेमोरी जो है उन लोगों के पास रहे। ठीक है, आई होप मैंने कंफ्यूज ना कर दिया आप लोगों को। नदुकला और वीर कला बेसिकली ये स्टोन्स थे। इन स्टोन्स को क्या किया गया था, इरेक्ट किया गया था एज अ मेमोरी। ठीक है, वो सभी वॉरियर्स जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, उनकी एज अ मेमोरी जो है, उन्हें याद रखने के लिए कुछ स्टोन्स को इरेक्ट किया गया था, जिन्हें क्या कहा जाता था, नदुकला एंड वीर कला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टोन्स इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ अ डेड वॉरियर। क्लियर। एक मृत योद्धा की याद में खड़े किए गए पत्थर जो है उसे नदुकला एंड वीर कला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। द पांड्या किंग हु पनिश्ड कोवलन, ठीक है, ऑफ सिलापदिकरण वॉज, ठीक है, कोवलन जो है बेसिकली कनागी के हस्बैंड थे, और कोवलन जो था उन्होंने कनागी के ऊपर जो है किसी दूसरी औरत को एक्सेप्ट कर लिया था। राइट, तो इस कारण से एक पांड्या किंग थे जिन्होंने कोवलन को पनिश करा था। ठीक है, तो सिलपद्दीकरण के कोवलन को दंडित करने वाले पांड्य राजा कौन से थे। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है नेदुंजेलियन अदान जो थे वो पांड्यन रूलर थे जिन्होंने कोवलन को पनिश करा था। ठीक है, और ये कोवलन वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलती है, तो शिलापदिकरण से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। शिलापदिकरण जो है उससे इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, राइट, विच तमिल बुक टेल्स स्टोरी ऑफ कोवलन, ठीक है, हु प्रेफर्स अ कर्टिसन माधवी, ठीक है, ओवर हिज फेथफुल वाइफ कनागी। एज आई सेड कि कोवलन जो थे उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर किसी और लेडी को चूज करा था जिसका नाम था माधवी। ठीक है, ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना ये शिलापदिकरण से मिली, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी तमिल बुक इस स्टोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो है शिलापदिकरण। ठीक है, तो कौन सी तमिल पुस्तक कहानी कहती है कि कोवलन की जो अपनी वफादार पत्नी कनागी पर एक वैश्य माधवी को उन्होंने क्या करा था, पसंद करा था। क्लियर, या चूज करा था। क्वेश्चन नंबर 25, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग संगम एज वॉज, ठीक है, संगम युग के दौरान प्रशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी थी, तो हमें दिख ही रहा है कि जो सबसे छोटी जो है, जो लोवेस्ट यूनिट थी वो थी उर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उर। ठीक है, अगर हम प्रॉपर उनके हिरार्की देखें तो सबसे ऊपर जो था मंडलम, मंडलम के नीचे आता था नाडु, नाडु के नीचे कुर्रम, उसके बाद कोट्टम एंड सबसे एंड में आता था उर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उर। ठीक है, पांचों नाम आप लोगों को याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, द रोमिंग ग्रुप्स ऑफ डांसर्स एंड म्यूजिशियंस विजिटिंग द रॉयल कोर्ट वर नोन एज, ठीक है, शाही दरबार में आने वाले नर्तकों और संगीतकारों के जो ग्रुप होता था उस ग्रुप को किस नाम से पुकारा जाता था, तो उन्हें बेसिकली बुलाया जाता था पन्नार एंड विदायलियार जो है इस नाम से उन लोगों को पुकारा जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, पनार एंड विदायलियार। ठीक है, आई एम सॉरी अगर थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत चले गया हो तो, बट आई होप यही प्रोनाउंस करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, which Chera ruler was a fierce warrior and worshipper of goddess Koravai, but later he embraced Brahmanism as his faith। ठीक है, वो कौन से चेर शासक थे जो एक उग्र योद्धा और देवी कोरवई का उपासक था, लेकिन बाद में उसने ब्राह्मणवाद को अपने विश्वास के रूप में स्वीकार कर लिया। राइट, इसका करेक्ट आंसर है कुटुवन। राइट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले ये गॉडेस कोरवई जो है इनको वर्शिप करते थे, बट बाद में ही स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग ब्राह्मणिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, मिलिट्री कमांडर्स जो थे, ठीक है, संगम पीरियड के, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें एनादी या फिर एनादी नाम से जो है उनको पुकारा जाता था। ठीक है, जो संगम काल के सैन्य कमांडर थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें एनादी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, देव अरविंद was a term during the संगम एज, राइट, फॉर द ग्रुप ऑफ डाइटीज कंप्राइजिंग, मतलब कि संगम एज में देवताओं के समूह के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, वो था देववृंदा। ठीक है, इन देवताओं के समूह में कौन कौन से देवता शामिल थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो देववृंदा थे इनमें मुरुगन भगवान थे, कृष्ण देव थे, शिव भगवान थे, इंद्र देव थे और बलराम थे। ठीक है, इन सभी देवताओं का एक समूह था और इस ग्रुप ऑफ डाइटीज जो थे इनको देववृंदा कहा जाता था।
क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. Which Tamil work is the source of genealogical history of चेरा रूलर्स? ठीक है, कौन सी तमिल कृति चेरा शासकों के वंशावली इतिहास का, ठीक है, उनके वंश वाइज हिस्ट्री का क्या है, एक स्रोत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पदीरूपट्टू, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पदीरूपट्टू, राइट। तो ये जो पदीरूपट्टू बुक है ये बेसिकली वंशावली इतिहास के बारे में बताती है कि कौन से रूलर्स के, चेरा रूलर्स के, राइट। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिल लैंड, ठीक है। नीचे कुछ बुक्स दी गई है, इन बुक में से वो कौन सी बुक है जिसे बाइबल कहा जाता है तमिल लैंड का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे तमिल भूमि की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सो हमारा लेक्चर हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।